हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम घटना चक्र का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो छूटा हुआ था, जो अभी बाकी बचा हुआ है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 101। 101 क्या कहता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक रूप से राजपत्रों में के बारे में उपधारणा का उपबंध किया गया। तो 85C में किया गया है, 81A में, 88A में, 90A में। तो कहाँ गजट नोटिफिकेशन कहाँ किया गया राजपत्रों का? इलेक्ट्रॉनिक गजट को कहाँ किया गया? 81A में किया गया है। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर 102 पे, व्हेन अ डॉक्यूमेंट purporting to be power of attorney duly authentic as required by a law is produced। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? द कोर्ट कैन टेक इट एज कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। द कोर्ट में प्रिज्यूम इट्स एग्जीक्यूशन एंड द ऑथेंटिकेशन। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम इट्स एग्जीक्यूशन एंड ऑथेंटिकेशन। नथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 103 पे। इसका डिटेल कुछ होगा तो वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। पहले इसका डिटेल पढ़ लेते हैं, फिर 103 पे चल। क्या कहता है? 85 के अनुसार न्यायालय कोर्ट जो होता है या उपधारित करेगा या मानेगा, क्या मानेगा? कि हर ऐसा दस्तावेज जिसका मुख्तारनामा होना और नोटरी पब्लिक या किसी न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, भारतीय काउंसिल या उप काउंसिल या केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित और उस द्वारा अधिप्रमाणित होना तात्पर्य था, ऐसे निष्पादित और अधिप्रमाणित की गई थी, ये माना जाएगा। कहाँ बताया गया? 85 में। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? कौन सी धारा मुख्तारनामा के संदर्भ में उपधारणा करती है? तो कौन सी? 85। अभी ऊपर पढ़े, मुख्तारनामा को ऐसे अंडरलाइन कर लेना। मुख्तारनामा को कहाँ? 85 में। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इलेक्ट्रॉनिक करार से संबंधित उपधारणा किस धारा में दी गई है? 85A में, 85 में, 85A में, 85B में, 85C में। तो किस में दी गई करार? करार हो जाएगा आपका 85A में दिया गया। इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 85A इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में। तो 85A में इलेक्ट्रॉनिक करार, 85 में मुख्तारनामा अभी बताया था, 85B में अभिलेख और अंकीय हस्ताक्षर, अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और अंकीय हस्ताक्षर। 85C में क्या हो जाएगा? प्रमाण पत्र हो जाएगा। प्रमाण पत्र किसका? इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का क्या हो जाएगा? प्रमाण पत्र हो जाएगा। अब आ जाओ 85A के अंतर्गत न्यायालय के कौन से करार का? तो लिखित इलेक्ट्रॉनिक करार का। 85A में इलेक्ट्रॉनिक करार का खूब पूछा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एवं इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के संबंधों में उपधारणा है। तो अब किसके बारे में क्या पूछ रहा? उपधारणा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एवं इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के संबंधों में उपधारणा। 85B में साक्ष्य अधिनियम, 85C साक्ष्य अधिनियम, 88A, 85A। तो क्या पूछा इसमें? इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के संबंध में। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एवं इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के संबंध में। तो 85B एक सिग्नेचर या चिन्ह, मतलब सिग्नेचर से अर्थ लगा लेना। तो अब आइए और देखते हैं क्या कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 85B में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अंकीय हस्ताक्षरों के बारे में उपधारणा है। 85C में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के बारे में उपधारणा तथा 85A में इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा। 88A न्यायालय के संदेशों के बारे में। 88A कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में। कैसे? न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा, इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन संदेशों के बारे में कहाँ है? 88A में है। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तथा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के संबंध में उपधारणा का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? धारा 65A में, धारा 85A में, धारा 88A में, धारा 85B में। तो किस में है? 85B में है। धारा 85B इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तथा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के संबंध में उपधारणा का प्रावधान दिया गया है।
जबकि 65 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित। 65 कैसे है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान तथा 85A में इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा तथा 88A में इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में उपधारणा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा उपधारणा कर सकता है का उदाहरण है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संबंध में उपधारणा, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के संबंध में उपधारणा, इलेक्ट्रॉनिक संदेश के संबंध में उपधारणा, इलेक्ट्रॉनिक करार के संबंध में उपधारणा। तो क्या हो जाएगा? 85C इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में उपधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। पचास 88 ये क्या कहता है? न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा कर सकता। अब आ जाओ 85C के अंतर्गत न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के प्रमाण पत्र सही होने की उपधारणा कर सकेगा, करेगा, नहीं करेगा, नहीं कर सकेगा। तो क्या होगा? न्यायालय करेगा। 85C इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के बारे में उपधारणा। न्यायालय को यह उपधारणा करनी होगी जो सूचना इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र के माध्यम से सूचीबद्ध व सही है यदि हस्ताक्षर कर्ता ने प्रमाण पत्र क्या किया गया हो को स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 की धारा 87 प्रावधानित करती विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा, पुस्तक मानचित्रों चार्टों के बारे में उपधारणा, तार संदेशों के बारे में उपधारणा, पेश नहीं किए गए दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा। तो पुस्तक मानचित्र और चार्टों के 87 में पुस्तक मानचित्र 87 के अंतर्गत पुस्तकों और मानचित्रों के चार्टों के बारे में उपधारणा के बारे में बताया गया, जबकि 86 में विदेशी न्यायिक अभिलेखों के प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा, 88A में तार संदेशों के बारे में उपधारणा, 89 में पेश न किए गए दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन के बारे में उपधारणा के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आ जाओ। उच्चतम न्यायालय एक वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रक्रिया एवं सिविल प्रक्रिया की धारा 89 से संबंधित विधि घोषित की गई है। दिनेश कुमार बनाम यूसुफ अली के मामले में, एफ कान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियर बर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में, बिमलेश बनाम न्यू इंडिया लिमिटेड इंश्योरेंस के मामले में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम नोबल कुमार के मामले में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? एफ कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियर बर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने संहिता की धारा 89 से संबंधित विधि को स्पष्ट करते हुए कहा कि धारा के अधीन वैकल्पिक विवाद समाधान हेतु को जब तक नहीं प्रेषित किया जाता जब तक कि वाद के सभी पक्षकार सहमत न हो, सिविल न्यायालय द्वारा के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पक्षकारों के सहमत न होने पर भी मध्यस्थम हेतु मामले को नहीं भेजेगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 लागू होती वसीयत पत्रों पर, अवसीयत पत्रों पे, वसीयत और अवसीयत दोनों पे, उक्त में से किसी में। तो वसीयत और अवसीयती दोनों पे लागू होता है। क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 वसीयत और अवसीयती दोनों पे लागू होता है। धारा 90 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा का प्रावधान करती है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक दस्तावेज का द्वारा लिखित होना कहा जाता है वह दस्तावेज उचित अभिरक्षा में पेश किया गया है अगर उस दस्तावेज का 30, 15, 20, 12 वर्ष पुराना होना तात्पर्य या साबित किया गया। तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह के हस्तलेख में है। अब इसमें कौन सा हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या कहता है? अब इसको डिटेल पढ़ लो। कहता भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार यदि किसी 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों को उचित अभिरक्षा में पेश किया जाता है वहाँ न्यायालय उपधारित करेगा कि ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर तथा उसका प्रत्येक अन्य भाग जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्य उस व्यक्ति के हस्तलेख में है और निष्पादित अथवा अनप्रमाणित दस्तावेजों की होने की स्थिति में यह उपधारित कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित तथा अनप्रमाणित किया गया था जिनके द्वारा उसका निष्पादन और प्रमाणित होना तात्पर्य था। नेक्स्ट आ जाओ।
साक्ष्य अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत वसीयत के लिए 30 वर्ष की समय अवधि का प्रारंभ होता है वसीयत की तिथि से, वसीयतकर्ता की मृत्यु की तिथि से, वसीयत के पंजीकरण की तिथि से यदि वह पंजीकृत हो, जब वसीयत के लिए स्टाम्प क्रय किया गया, वसीयत की तिथि से, जिस दिन वसीयत लिखी गई वह उस दिन से। नेक्स्ट आ जाओ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90A जो 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के संबंध में प्रिजम्पशन को लेकर इस दस्तावेज को अदालत में गणना की प्रासंगिक तारीख है। क्या तारीख है? अदालत के दस्तावेजों की पेशी की तारीख, कार्रवाई शुरुआत की तारीख जिसमें दस्तावेज को पेश किया गया, एक गवाह द्वारा मौखिक साक्ष्य की सुनवाई की शुरुआत की तारीख में। तो कार्रवाई की शुरुआत की तारीख जिसमें दस्तावेजों को पेश किया गया है वो होगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कोई 30 वर्ष पुराने दस्तावेज को उचित अभिरक्षा में प्रस्तुत हुआ का सम्यक निष्पादन तथ्यात्मक उपधारणा, खंडनीय और वैधानिक उपधारणा, अखंडनीय और वैधानिक उपधारणा, तथ्यात्मक और वैधानिक दोनों तरह की उपधारणा। तो ये कैसे तथ्यात्मक उपधारणा है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार यदि 30 वर्ष पुराने उचित दस्तावेज की अभिरक्षा में प्रस्तुत किया गया तो इसके संबंध में न्यायालय उपधारणा कर सकेगा कि वह दस्तावेज असली है। उपधारणा कर सकेगा का तात्पर्य तथ्य की उपधारणा से। नेक्स्ट आ जाओ, उचित अभिरक्षा में प्रस्तुत 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के संबंध में न्यायालय इसके निष्पादित किए जाने की उपधारणा करेगा। न्यायालय इसके निष्पादन किए जाने की उपधारणा कर सकेगा। उपधारणा अंतर्निहित नहीं है। उपधारणा क्या होगा? क्या निम्न में से कोई नहीं। तो उपधारणा करेगा, उपधारणा कर सकेगा इसमें होगा, कर सकेगा, करेगा नहीं, कर सकेगा, सॉरी। फिर क्या कहता है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार दस्तावेजों के उपधारणा के उत्तर प्रदेश में लागू होने वाले निम्न में से कौन सा कथन? ऐसा दस्तावेज 30 वर्ष पुराना, ऐसा दस्तावेज 5 वर्ष, ऐसा दस्तावेज 20 वर्ष, ऐसा तो यूपी पूछेगा तो 20 वर्ष, जो 30 वर्ष है वो 20 वर्ष माना जाता है, ठीक है, यूपी में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 90 वर्ष पुराने दस्तावेजों के उपधारणा के संबंध में उत्तर प्रदेश में लागू होने के लिए ऐसे दस्तावेजों को 20 वर्ष पुराना होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य ने संशोधन करके 30 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष का 30 सितंबर 1954 से लागू 30 सितंबर 1954 से लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या कहता है? राज्य विधि के अंतर्गत किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संबंध में यह उपधारणा करने हेतु कि अभिलेख पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जो कि किसी विशिष्ट व्यक्ति का होना तात्पर्य है, ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया जो अभिलेख होने का 3 वर्ष पुराना, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है तो कौन सा हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 90A IT एक्ट 2000 द्वारा अंतःस्थापित 5 वर्षीय पुराना इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में उपधारणा का प्रावधान करती है। इसके अनुसार यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख 5 वर्ष पुराना है तो उस अभिलेख पर जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर होना तात्पर्य है, न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि हस्ताक्षर उसके द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अंतर्गत 5 वर्ष पुराने अभिलेख के बारे में अवधारित किया गया। तो कितने वर्ष? 5 वर्ष। इसको भी छोड़ दो। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर डिजिटल हस्ताक्षर की वैधता के बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकेगा? तो कितने? 5 वर्ष पुराने। ये भी छोड़ दो। नेक्स्ट आ जाओ। निम्न में से किस धारा में भारत दीवानीय मामलों की रीढ़ की हड्डी कही जाती है? ये क्वेश्चन खूब इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 91, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 92 के एक परंतु में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 104 में। तो किस में है ये? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 में। रीढ़ की हड्डी किसे बोलते हैं? 91 को बोलते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 के अंतर्गत दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा संपत्ति के अन्य बयानों के निबंधों का साक्ष्य अपवाद द्वितीयक साक्ष्य दिया जाने के सिवाय स्वयं उस दस्तावेज को प्रस्तुत करने का दिया जा सकता है। धारा 91 के अंतर्गत प्रकृति का विस्तार इसके
इसके व्यापक है कि दीवानी मामलों में रीढ़ की हड्डी माना जाता है। धारा 104 से 105 सबूत के भार से संबंधित और धारा 92 के परंतु 1 से 6 मौखिक करार के साक्ष्य के अपवर्जन के से संबंधित है। सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम एकमेव रूप से समाहित है 92 में, 90 में, 93 में, 91 में। तो कहाँ समाहित है? 91 में समाहित है। कहाँ है? 91 में समाहित है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, इसको डिटेल पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? कहता है कि धारा 91 के अंतर्गत दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा संपत्तियों के अन्य बयान के निबंधों के साक्ष्य अपवादों के सिवाय स्वयं उस दस्तावेज को प्रस्तुत करके ही दिया जा सकता है। यह धारा 2 सिद्धांतों पर आधारित है। किसी तथ्य को साबित करने के लिए सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए। दस्तावेज साक्ष्य मौखिक साक्ष्य की अपेक्षा सर्वोत्तम साक्ष्य। धारा 92 मौखिक करार के साक्ष्य के अपवर्जन से संबंधित है। धारा 90 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। धारा 93 किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा प्रत्यक्ष रूप से त्रुटिपूर्ण होने पर स्पष्ट करने वाले तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? कौन सा कथन सत्य है? यदि कोई संविदा कई पत्रों में अंतर्विष्ट है तो वे सभी पत्र साबित करने होंगे। यदि कोई विनिमय पत्र 3 परतों में लिखित है तो तीनों परतों को साबित करना होगा। यदि कोई संविदा किसी विनिमय पत्र में अंतर्विष्ट है तो वह विनिमय पत्र साबित करना होगा, में से कोई नहीं। तो क्या होगा? यदि कोई विनिमय पत्र 3 पत्रों में लिखित है तो तीनों पत्रों को साबित करना आवश्यक होगा। यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसमें क्या पूछा? असत्य पूछा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 91 के दृष्टांत का और खा के अनुसार कथन ए और सी सही है, किंतु कथन गा के दृष्टांत गा के अनुसार यदि कोई विनिमय पत्र 3 पत्रों में तो केवल एक को ही साबित करना आवश्यक है। इस वजह से इसमें ये ऑप्शन बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, असत्य पूछा था। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट पूछता है गलत कथन को इंगित करिए। यदि कोई संविदा कई पत्रों में अंतर्विष्ट है तो सभी पत्र जिनमें वह अंतर्विष्ट साबित करने होंगे। ये भी ये यदि कोई संविदा विनिमय पत्र में अंतर्विष्ट है तो वह विनिमय पत्र साबित करना होगा। यदि विनिमय पत्र 3 परतों में तो केवल एक को साबित करना होगा। यदि ए और बी को उसके द्वारा दिए गए धन की रसीद देता और संदाय पेमेंट करने का मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता तो यह साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आ जाओ। यह सूत्र है कि लिखित दस्तावेजों को लिखित द्वारा ही साबित किया जाना। लिखित को लिखित द्वारा साबित किया जाना भारतीय साक्ष्य किस धारा में? ये इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है। इसमें तुरंत 91 देख के मार देना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? आ बा को उसी धनराशि के भुगतान की रसीद देता है जो बा ने आ को दिया। इस विषय में मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 के अंतर्गत साक्ष्य की स्थिति क्या होगी? या ग्राह्य होगा, या ग्राह्य नहीं होगा, या असंगत होगा, या द्वितीयक साक्ष्य होगा। तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 के दृष्टांत के अनुसरण में उपरोक्त वाद मौखिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा। नेक्स्ट आ जाओ। ये एक बार फिर से पढ़ो, मेरे ख्याल से नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। आ बा को उस धनराशि के भुगतान की रसीद देता है जो बा ने आ को किया है। धनराशि की रसीद, इस विषय में मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 के अंतर्गत इस समय साक्ष्य की स्थिति क्या होगी? साक्ष्य की स्थिति ग्राह्य होगी, दिया जा सकता है। ठीक है, ये तो पढ़ दिया था मैंने। अब आ जाओ नेक्स्ट 128 पे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 92 को साथ साथ पढ़ा जाना चाहिए। ये दोनों प्रावधान एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। ए सही आर गलत है, ए गलत है आर सही है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं मौखिक साक्ष्य पर दस्तावेजी की श्रेष्ठता को बताती हैं? 91 और 92, यानी कि अपवर्जन वाला ये चैप्टर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है ये? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 92 मौखिक साक्ष्य पर दस्तावेजों की श्रेष्ठता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अन्य धाराएं अवधारणा के बारे में है। धारा 86 में विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा। धारा 87 में पुस्तक मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा। धारा 88 में तार संदेशों के बारे में उपधारणा तथा धारा 89 में पेश न किए गए दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा का प्रावधान किया गया है।
दस्तावेजों को अवैध कर देने वाले तथ्यों का मौखिक साक्ष्य ग्राहित है। साक्ष्य अधिनियम के 92 के परंतुक 1 में, साक्ष्य अधिनियम के 92 के परंतुक 2 में, साक्ष्य अधिनियम के 92 के परंतुक 4 में, साक्ष्य अधिनियम के 92 के परंतुक 6 में। तो किसमें? साक्ष्य अधिनियम के 92 के परंतुक 1 में है। अब इसमें क्या कहता है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के परंतुक 1 के अनुसार ऐसा कोई तथ्य साबित किया जा सकेगा जो किसी दस्तावेजों को विधिमान्य बना दे, जो किसी भी व्यक्ति को तथ्य संबंधी किसी डिक्री या आदेश का हकदार बना दे, यथा कपट, अभित्रास, अवैधता, समयक निष्पादन का अभाव, किसी संविदाकारी पत्रकार के समर्थन का अभाव, प्रतिफल का अभाव या निष्फलता या विधिक या तथ्य की भूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए बी को भुगतान किए गए धन के लिए रसीद देता है। भुगतान के मौखिक साक्ष्य का प्रस्ताव किया गया। मौखिक साक्ष्य ग्राह्य है क्योंकि रसीद संविदा का ग्रांट नहीं है जिसके संबंध में मौखिक साक्ष्य वर्जित है। इसमें क्या है? ए और आर दोनों सही हो जाएगा और ए आर का सही स्पष्टीकरण देता है। फिर क्या कहता है कि खा को का एक घोड़ा बेचता है और मौखिक गारंटी देता है कि वह अच्छा है। खा को इन शब्दों को लिख कर देता है कि का 500 रुपये में यह घोड़ा खरीदा है। क्या का मौखिक वारंटी साबित किया जा सकता? हाँ, नहीं। और क्या क्या ऑप्शन दिया है? धारा 92 भारतीय अधिनियम के तहत प्रतिपेक्षित है। धारा 91 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित किया। तो हाँ, साबित किया जा सकता है। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उक्त भारतीय साक्ष्य अधिनियम 92 के दृष्टांत खा पर आधारित है। इसमें खा का द्वारा दिए गए मौखिक गारंटी को साबित कर सकेगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? का को पहली बार 2010 में 1000 रुपये देने का पक्का लिखित करार का करता है। यह तथ्य कि उसी समय एक मौखिक करार हुआ था कि वह धन 21 तक न दिया जाएगा साबित नहीं किया जा सकेगा। खा को का एक घोड़ा बेचता है और मौखिक वारंटी देता है कि वह अच्छा है। खा को का इन शब्दों को लिख कर एक कागज़ पर देता है कि का से 500 रुपये में एक घोड़ा खरीदेगा। खा मौखिक गारंटी साबित किया जा सकेगा। आ गलत है, बा सही है, बा गलत है, आ सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत है। तो इसमें कौन सा? दोनों सही हैं और दोनों गलत हैं। ये ए ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत छप गया, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि 1872 के दृष्टांत खा पर इस प्रश्न का कथन आधारित किया। धारा 92 के दृष्टांत खा पे आधारित दोनों कथन सत्य हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 लागू होते द्विपक्षीय दस्तावेजों पर, एक पक्षीय दस्तावेजों पर, उपयुक्त में से ए बी दोनों पर, या तो ए या तो बी पे। तो द्विपक्षीय दस्तावेजों, बाइलेटरल है ये। 92 दोनों पक्षों के दस्तावेजों पर लागू होती है। नेक्स्ट आ जाओ। जबकि किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा को देखते ही संदिग्धार्थ त्रुटिपूर्ण हो, तब उन तथ्यों का जो उनका अर्थ दर्शित करें उनकी त्रुटि की पूर्ति कर दे साक्ष्य दिया जा सकेगा। मौखिक साक्ष्य दिया जा सकेगा, दस्तावेजी साक्ष्य दिया जाएगा, साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 93 के अनुसार जब किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा को देखते ही संदिग्ध या त्रुटिपूर्ण लगे तब उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता जो उनका अर्थ दर्शित करते हैं कि त्रुटिपूर्ण ना कर दे। तो इसमें क्या? साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। लिखित रूप में बी ने 1000 या 1500 रुपये में घोड़ा बेचने के लिए सहमत हो। यह दिखाने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता कि बिक्री के लिए किसी भी कीमत का भुगतान किया जा सकता है। यह दिखाने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है कि बिक्री के लिए किस कीमत का भुगतान किया जा सकता है। बिक्री की मूल्य औसत दिखाने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। किसी बिक्री मूल्य का औसत दिखाने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। तो इसमें कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका डिटेल पढ़ लो क्या कहता है। कहता है कि साक्ष्य अधिनियम 93 के अनुसार जब किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्ध या त्रुटिपूर्ण है तब उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा जो उनका अर्थ दर्शित या उसकी त्रुटियों की पूर्ति कर दे। अतः उपरोक्त करार में यह दर्शाने हेतु क्या मूल्य दिया जाना चाहिए, साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? का लिखित रूप में खा को 1000 रुपये या 1500 रुपये का एक घोड़ा बेचने की सहमति देता है।
निर्धारित खरीद मूल्य दर्शाने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता, निर्धारित खरीद मूल्य दर्शाने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, निर्धारित खरीद मूल्य दर्शाने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है तथा नहीं भी उपयुक्त में से कोई भी। तो निर्धारित खरीद मूल्य दर्शाने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। अब इसका डिटेल पढ़ लो। इसका डिटेल क्या कहता है? प्रस्तुत समस्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 93 का दृष्टांत है, जिसके अनुसार खाको का 1000 रुपये या 1500 रुपये में एक घोड़ा बेचने का लिखित करार करता है। यह दर्शित करने के लिए कौन सा मूल्य दिया जाना चाहिए? साक्ष्य नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह संदिग्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। का खाको जयपुर में 1000 बीघे वाली मेरी संपदा विवेक द्वारा बेचता है। का के पास जयपुर में 100 बीघे वाली एक संपदा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि विक्रेतार्थ अभिप्रेत संपदा किसी भिन्न स्थान पर स्थित है, भिन्न माप की है? 94, 95, 96, 97। तो किसमें? 94 में हो जाएगा। इसका डिटेल पढ़ लिया जाए। इसका डिटेल कहता है, उक्त समस्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 94 के दृष्टांत पर आधारित है। इसके अनुसार जब दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो जबकि वह विद्यमान तथ्यों को ठीक ठीक लागू होती हो, तो यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि ऐसे तथ्यों को लागू होने के लिए तात्पर्य नहीं थी। नेक्स्ट आ जाओ। एक मूर्तिकार का मेरी सभी प्रतिमाएं खा को बेचने का करार करता। का के पास प्रतिमा और औजार भी हैं। क्या यह दर्शित करने के लिए वास्तव में कि वह क्या बेचना चाहता है साक्ष्य दे सकता? हाँ, नहीं। करार को देखकर आशय निकालना होगा, मौखिक साक्ष्य नहीं ग्राह्य होगा। दे सकता, हाँ दे सकता है। अब इसका डिटेल पढ़ लो क्या कहता है। यह दर्शित करने के लिए वास्तव में कि वह क्या बेचना चाहता है भारतीय साक्ष्य 98 के अधीन साक्ष्य दे सकता है। 98 के अनुसार ऐसी लिपि का जो पढ़ी न जा सकने वाली, समानता समझी न जा सकने, विदेशी या प्रचलित परिभाषिक स्थानीय और प्रांतीय शब्द प्रयोगों का संक्षेप, अक्षरों का और विशिष्ट भाव में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। कौन सा? धारा 98 का दृष्टांत हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या है? साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना धारा 101 से 167 में दिया गया है। ये कौन सा? पार्ट 4 हो जाएगा। अब ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद घटना चक्र एविडेंस की खत्म हो जाएगी। किसी अपराध को सिद्ध करने का भार निम्न में से किस पर होता है? अभियोजन पक्ष पर होता है, अभियुक्त पर होता है, दोनों पर होता है, न्यायालय के विवेक पर है। तो किस पे? अभियोजन पक्ष पर होता है। इसका डिटेल पढ़ लो क्या कहता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अनुसार जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह किसी विधिक अधिकार या दायित्व के अस्तित्व के बारे में विश्वास करे, तो उसे उन तथ्यों को साबित करने का अतः अभियोजन पक्ष को साबित करना होगा कि अभियुक्त ने अपराध किया हो। कौन सा हो जाएगा? इस पे दृष्टांत का हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। आ ने बाकी हत्या की, आप पर हत्या का आरोप है। इस वाद में सबूत का भार किस पे होगा? राज्य पर होगा, आप पर होगा, बाकी विधिक प्रतिनिधियों ए और बी दोनों पे होगा। तो किस पे होगा? राज्य पर होगा। नेक्स्ट आ जाओ। इसमें क्या गया? सबूत के भार से संबंधित उपबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस चैप्टर में लिपिबद्ध हैं? चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में, चैप्टर 6 में, चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 में सबूत का भार कहाँ दिया गया है? चैप्टर 7 में। 7 में क्या है? सबूत के भार का है। भार कहाँ पे दिया है? चैप्टर 7 में। ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ से संबंधित है के अध्याय में धारा 101 से 114 ए तक धाराएं सम्मिलित है जो विभिन्न स्थितियों में सबूत के भार से संबंधित है। धारा 6 में दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में। धारा 8 विबंधन का प्रावधान करती है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबूत का भार कहाँ से कहाँ तक दिया है? ये तो अभी पढ़ाया हूँ, 101 से 114 ए तक अभी बताया हूँ। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिन तथ्यों को साबित करना उसे क्या कहते हैं? फैक्टा प्रोवेना, फैक्टा प्रोवेंडम, लैक्सीफोरी, लैक्साफ्रू, फैक्टा प्रोवेंडम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये खूब याद कर लेना, खूब इंपॉर्टेंट है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 101 के अनुसार जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि किसी विधिक अधिकार या दायित्व के अस्तित्व के बारे में विश्वास करे, तो उसे उन तथ्यों को साबित करना होगा जिन तथ्यों को साबित करने के लिए उसे फैक्टा प्रोवेंडम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या कहता है? खाको का चोरी के लिए अभियोजित करता और न्यायालय से ये चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि खा ने चोरी की स्वीकृति गा से की है। तो का को यह स्वीकृति साबित करनी होगी, गा को यह स्वीकृति साबित करनी होगी, का और गा को यह स्वीकृति साबित करनी होगी। इनमें से सभी। तो ए हो जाएगा। का को यह स्वीकृति साबित करनी होगी। नेक्स्ट आ जाओ।
डांडिक कार्रवाइयों में सिद्धवार्ता बर्डन ऑफ प्रूफ अभियोजन के पक्ष पर अभियुक्त को दोष सिद्ध करने का भार है, अभियुक्त पर स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का भार है, दोनों पक्षों पर है, हर मामले में तथ्यों पर निर्भर करता है। तो इसमें कौन सा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, पहले इसका डिटेल पढ़ लो। डिटेल क्या कहता है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अनुसार दंडिक कार्रवाइयों में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग या आरोप को साबित करने का भार पर होता है। ऑन प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्टी टू और accused beyond the reasonable doubt किसी भी विशेष बात को साबित करने का भार विधि द्वारा अभियुक्त पर लादा गया है, जबकि धारा 102 के अंतर्गत साबित करने का भार का स्थान बदलता रहता है। नेक्स्ट आ जाओ, साक्ष्य का भार उस व्यक्ति पर होता है जो तथ्यों का नकारात्मक दावा करता है, जो तथ्यों का सकारात्मक दावा करता है। सी ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 101 के अनुसार सबूत के भार के प्रयोजन के लिए जो तथ्य साबित किए जाने उनको दो श्रेणियों में रखा जाता है, अर्थात वह जो किसी तथ्य के अस्तित्व का दावा करते हैं तथा वह जो उसके अस्तित्व को नहीं मानते। प्रथम साधारणतः नियम यह है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो ऐसे तथ्यों के सकारात्मक पहलू का दावा करता है। दावा नकारात्मक भी होता है, इस स्थिति में सबूत का भार दावाकर्ता पर होता है। नेक्स्ट आ जाओ, साबित करने का भार का अर्थ है कि किसी तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व 201 में, 101 में, 200 में, 100 में। ये तो आसान क्वेश्चन है, तो 101 में तुरंत बता दोगे साबित करने का भार। 101 के अंतर्गत क्या विचारण के दौरान परिवर्तित होता रहता है, कभी परिवर्तित नहीं है, परिवर्तित हो सकता है, ये भी दोनों। तो कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, बी ऑप्शन है। साक्ष्य अधिनियम के 101 के अधीन सबूत का भार परिवर्तित नहीं होता, यह सदैव उस पक्ष पर बना रहता है जो न्यायालय को किसी विधिक अधिकार या दायित्व के अस्तित्व के विश्वास को करने का वांछा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अधीन साक्ष्य को प्रस्तुत करने का भार कभी कभी बदलता है, कभी नहीं बदलता, लगातार बदलता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लगातार बदलता है। धारा 102 के अनुसार किसी भी वाद या कार्रवाई में साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगी। यदि दोनों में से किसी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए तो न्यायालय सबूत का साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार सदैव क्या होता है, कार्रवाई के असफल हो जाने की संभावना वाले पक्ष के ऊपर होता आता है या बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा या दोनों में से किसी भी की ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाएगा। यह प्रावधान कहाँ दिया गया, 102 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए, 102 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्या है, खाको का चोरी के लिए अपयोजित करता और न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि खा ने चोरी की स्वीकृति गा से की। ऐसी दशा में उसे साबित करना होगा कि खा ने गा के समक्ष स्वीकार किया। का को साबित करना होगा, खा को साबित करना होगा, गा या का में से कोई साबित कर सकता है जिसे न्यायालय निर्देश दे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, का को साबित करना होगा। अब क्या है, डिटेल लाओ पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 103 के उपबंधों के अनुसार का को यह साबित करना होगा कि खा ने चोरी की स्वीकृति गा से की थी, क्योंकि यह विशिष्ट तथ्य है कि खा ने चोरी की स्वीकृति गा से की और इस विशिष्ट तथ्य को यह वही साबित करेगा जो न्यायालय से चाहता है कि वह उसके अस्तित्व में विश्वास करे। दृष्टांत का धारा 103। अब इसमें क्या है, खा द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को का साबित करना चाहता है। का को खा की मृत्यु साबित करनी होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में प्रावधान, धारा 32(1) में, धारा 103 में, धारा 104 में, धारा 105 में। तो 104 में है। क्या है, प्रस्तुत समस्या धारा 104 से संबंधित। इसके अनुसार साक्ष्य को ग्राह्य बनाने वाले तथ्यों को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो साक्ष्य देना चाहता है। कौन से, 104 के का पर। नेक्स्ट आ जाओ,
The burden of proving the existence of the circumstances with bringing the of the cases within the general exception in Indian Penal Code upon the prosecution, upon the magistrate, upon none, upon the accused person, upon the accused person को साबित करना होगा। नेक्स्ट क्या है, इसके डिटेल पढ़ लो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 105 के अनुसार जबकि कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का बाद जो उस मामले को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के साधारण अपवादों में से किसी के अंतर्गत कर देती है, उस व्यक्ति पर होगा और न्यायालय के ऐसे परिस्थितियों के अभाव पर उपधारणा करेगा। तो जो साधारण अपवाद का फायदा चाहता है उस पर होगा कि वह साबित करे कि वह साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 निम्नलिखित में से किस पर लागू होना आसहित है? डांडिक, दीवानी, ए बी दोनों पे, ना तो ए पे ना तो बी, डांडिक विचारणों पर। अब इसका डिटेल पढ़ लो। धारा 105 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1860 के साधारण अपवादों, धारा 76 से 106 के मामले में अभियुक्त के ऊपर सबूत के भार डालने के संबंध में उपबंध किया गया जो एक डांडिक कार्रवाई होती है, तथा धारा 105 केवल डांडिक विचारणों पर लागू होता है। नेक्स्ट आ जाओ। चलो डिटेल बाद में पढ़ लेंगे। क्या कहता है, किसी विचारण में अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्पष्टीकरण करते हुए हत्या करने का अभियुक्त का यह कथन करता है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण वह आत्मसंशय की शक्ति से वंचित हो गया। वह इस कारण उसने आ को लाठी की एक चोट पहुंचाई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। गंभीर और अचानक प्रकोपन को साबित करने का भाग अभियोजन पर होता है, अनुसंधान करने वाली एजेंसी पर, न्यायालय पर, अभियुक्त पर। तो किस पे होता है? अभियुक्त पर होता है। इसका डिटेल पढ़ लिया जाए। क्या है डिटेल? प्रस्तुत समस्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 पर आधारित है। धारा 105 के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है तो वह उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार है जो मामले को भारतीय दंड संहिता के साधारण अपवाद में या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में या उस अपराध की परिभाषा करने वाले किसी विधि के में अंतर्विष्ट किसी विशेष अपवाद या परंतु के अंतर्गत कर देती है, उस व्यक्ति पर है और न्यायालय पे उसका अभाव मानेगा। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील विद द बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन द नॉलेज? सेक्शन 105, सेक्शन 106, सेक्शन 107, सेक्शन 100। तो किस पे हो जाएगा? सेक्शन 106 पे हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 106 में विशेषता ज्ञात तथ्यों को साबित करने का भार प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार जब कोई तथ्य विशेषता किसी व्यक्ति के ज्ञान में हो तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 106 में प्रतिपादित सिद्धांत, इसके सिद्धांत का आयोजन रेस स्पेलिक्वेटर, रेस जुडिकेटर, रेस सिक स्टेंटिबस। तो इसमें क्या है? रेस इप्सा लिक्विटर हो जाएगा। 106 में लेस इप्सा लिक्विटर हो जाएगा। अब देखो इसका क्या कहता है, धारा 106 लेस इप्सा लिक्विटर के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अंतर्गत तथ्यों को एक ही प्रमाण मान लिया जाता है, किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होती। धारा 106 में जबकि कोई तथ्य विशेषता किसी व्यक्ति के ज्ञान में हो तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट। क्या कहता है, का पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था अभियोजन पर, अभियुक्त पर, परिवादी पर, अभियोजन साक्षी पर। तो किस पर होता है? अभियुक्त पर होता है। इसके डिटेल पढ़ लो। क्या कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 1872 में 104 विशेषता ज्ञात तथ्यों को साबित करने का भार। धारा के अनुसार कोई तथ्य विशेषता किसी व्यक्ति के ज्ञान में तब उस तथ्य को साबित करने के बाद उस पर है। अभियुक्त की समस्या धारा 106 के दृष्टांत खा पर आधारित है। का रेल टिकट के बिना यात्रा करने का आरोप है, अतः अभियुक्त का पर ही साबित करने का भार होगा कि उसके पास टिकट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। फिर वही क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया कि का पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने के बाद कि उसने टिकट नहीं खरीदा था, किस पे होगा? अभियुक्त का पर होगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, आ पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट के किया था। यह साबित करने का बाद उसके पास टिकट था, किस पर होगा? अभी बताया हूँ, स्वयं आ पर होगा। नेक्स्ट आ जाओ।
क्या कहता है, सिद्ध करने का भार। सिद्ध करने का भार किसके ऊपर होता है, विशेष तथ्य के बारे में सिद्ध करने का भार किस पर होता है, ज्ञात होने वाले तथ्य को साबित करने का भार किस पर होता है। तो इसमें ए पहले का चौथा, फिर दूसरा तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। ये क्या कहता है, विशेष क्या ज्ञात होने वाले तथ्य को साबित करने 103। फिर ये हो जाएगा 106 विशेष तथ्य के बारे में। देख लेते हैं इसका क्या होगा। अच्छा, विशेष वाला 103 में, सॉरी वो गलत हो गया, रुक जाओ, बैक इसको गलत हो गया है, इसको सही कर देता हूँ। हो जाता है यार कभी कभी गलती, सॉरी। देखो इसका हो जाएगा 100, अरे सॉरी, ए का हो जाएगा तुम्हारा पहला, चौथा, बी का हो जाएगा तुम्हारा तीसरा, सी का हो जाएगा तुम्हारा दूसरा, और डी का हो जाएगा तो आपका पहला। ठीक है, 4 3 2 1 गलत कर दिया था मैंने। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी वो गलती हो गई थी मुझसे। सिद्ध करने का भार 101 पे होता है। सिद्ध करने का भार किसके ऊपर होता है, 102 पे। विशेषता तथ्य के बारे में 103 पे। ज्ञात होने वाले तथ्य को साबित करने का भार 106 पे है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा किसमें जीवन की उपधारणा की गई, तो जीवन की उपधारणा 107 में की गई। इसका डिटेल पढ़ लो। साक्ष्य अधिनियम धारा 107 में किसी व्यक्ति के जीवित होने के संबंध में उपधारणा किए जाने का प्रावधान करती है, जिसमें वो बंधित है कि जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया और यह साबित किया गया कि वह 30 वर्ष के भीतर जीवित था, तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया उस व्यक्ति पर होगा जो उसे प्रतिज्ञात करता, अर्थात यह कि यह दर्शित किया जाता है कि कोई व्यक्ति 30 वर्ष से जीवित है, तो यह उपधारणा किया जाएगा कि वह भी जीवित है। खूब इम्पॉर्टेंट, खूब पूछता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। जो क्वेश्चन ये बता रहा हूँ आर बनाम लूमले वाला, ये भी खूब पूछता है। आर बनाम लूमले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा से संबंधित ऐतिहासिक फैलाव, खूब इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। 105 पे, 102 पे, 107 पे, 107 पे, अरे यार ये 107 मार देना, 108 था। ठीक है, एग्जाम में आया था 108 था, तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 107 हो जाएगा। आर वर्सेस लूमले का वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 से संबंध, जिसमें स्त्री द्विविवाह विवाह के लिए उपयोजित की गई थी। न्यायमूर्ति लस न्यायमूर्ति भी याद कर लेना, लस थे। द्विविवाह विवाह के लिए विचारण के अभियोजन पक्ष को यह साबित करने का कर्तव्य होता है कि दूसरी शादी के समय पति या पत्नी जीवित था या जीवित थी। किसी व्यक्ति के किसी पूर्व तिथि के अस्तित्व में होना यह उपधारणा उत्पन्न कर सकती है और नहीं भी कर सकती कि वह बाद में किसी भी तिथि को जीवित था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है, जो व्यक्ति लापता हो गया उसके बारे में यदि वह 7 वर्ष उन व्यक्तियों के किसी ने कुछ ना सुना हो, जो यदि वह जीवित होते तो अवश्य सुनते, तब यह उपधारणा उत्पन्न होती कि उसकी मृत्यु हो गई। यदि ऐसे व्यक्ति के मृत्यु के संबंध में यह उपधारणा होगी कि अंतिम बार सुने जाने के 7 वर्ष बाद की तिथि में उसको व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। यह उपधारणा है कि इन 7 वर्षों के मध्य में विशिष्ट अवधि के प्रारंभ में व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। जो यह कथन करते कि मृत्यु को एक विशेष समय पर घटित हुआ माना जाए, उन्हें यह तथ्य सिद्ध करना होगा। यह उपधारणा है कि व्यक्ति की मृत्यु न्यायिक घोषणा की तिथि में हुई थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत समस्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 108 पर आधारित है। धारा 108 के अनुसार जबकि प्रश्न यह है कि कोई भी व्यक्ति जीवित है या मर गया है और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में 7 वर्षों से कुछ सुना नहीं है, जिन्होंने जिसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकता सुना होता। उपधारणा है कि अंतिम बार सुने जाने के 7 वर्ष के बाद की तिथि को उसकी मृत्यु हुई या मृत्यु के तथ्य के उपधारणा की जाती है, मृत्यु के समय नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट।
किसी व्यक्ति को मरा हुआ माना जाएगा अगर उसके बारे में नहीं सुना गया 5 वर्ष से 7 वर्ष से 10 वर्ष से 12 वर्ष से। तो कितने वर्ष से नहीं सुना गया है? 7 वर्ष से नहीं सुना गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 108 के परंतुक में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को मरा हुआ माना जाएगा यदि 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया है। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सबूत है। यह सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में? 106 में, 109 में, 111 में, 110 में। किस में? 110 में। अब इसका डिटेल पढ़ लो। इसका डिटेल क्या कहता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 110 में कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य का सिद्धांत उपबंधित किया गया। धारा 106 में विशेषता ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार है। धारा 109 में भागीदारों, भूस्वामी, अभिधारी, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार है। धारा 111 में उन व्यवहारों के सद्भाव को साबित किया जाना प्रावधानित है जिनके बारे में एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास पे हो। तो आज का इतना चीज़ें आज ख़त्म हो गई। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? इतनी चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो लोग देख नहीं पाते, इस वजह से बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।